अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब लोग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं फैक्ट अचीवर। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंटरनेट के बारे में बताया था कि अगर पूरी दुनिया में इंटरनेट क्रैश कर जाए तो उसे आलमी मैशत पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपको इधर ऊपर स्क्रीन पर राइट साइड पर भी शो हो जाएगा, आप इधर क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हैं। आज का टॉपिक मेरा इससे थोड़ा डिफरेंट है। आज मैं एक क्रूज शिप की बात करने जा रहा हूँ जिसका टाइटैनिक से भी ज्यादा बुरा हादसा था। आज हम इसकी पूरी डिटेल से बात करते हैं। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंट्रो रोल करते हैं। कोस्टा क्रोसियर जो कि एक कंपनी थी जो इस जहाज को ऑपरेट करती थी। पहले तो ये कंपनी सिर्फ कार्गो शिप्स को ऑपरेट करती थी, लेकिन 1948 के बाद इन्होंने अपनी कोस्टा लाइंस शुरू की और वक्त के साथ साथ ये यूरोप की सबसे बड़ी क्रूज शिप कंपनी बन गई। कुछ अरसे बाद 2000 में कार्निवल कॉर्पोरेशन नाम की एक कंपनी इसे खरीद लेती है और उसके बाद कोस्टा कार्निवल की एक सब्सिडियरी कंपनी बन जाती है। जून 2006 में इन्होंने अपना एक पहला जहाज लॉन्च किया जिसका नाम कनकोडिया था, जो कि आज कोस्टा कनकोडिया के नाम से जाना जाता है। ये अपने जमाने की सबसे बड़ी इटालियन क्रूज शिप होती थी और इसको बनाने की कॉस्ट तकरीबन 570 मिलियन डॉलर्स बनती थी, यानी कि उस जमाने के 800 करोड़। 7:18 पे ये जहाज अपनी पहली डेस्टिनेशन के लिए रवाना होता है और अभी सिर्फ 2 घंटे ही गुजरे थे कि ये जहाज अपने रूट से अलग हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये एक बड़ी गलती नहीं थी। इस क्रूज शिप के कैप्टन जानबूझकर इस जहाज को एक आइलैंड के पास से लेकर जाना चाहते थे और ये आइलैंड बेसिकली इटली में मौजूद था जिसका नाम गिग्लियो आइलैंड था। वो ये चाहते थे कि उस आइलैंड पर बैठे हुए लोग इस जहाज की रोशनियों को रात के अंधेरे में उस आइलैंड से देखें। जब भी कोई जहाज जमीन के किसी करीब हिस्से से गुजरता है तो इस चीज को सेल पास या सेल बाय कहा जाता है। नॉर्मली इतने बड़े जहाज कई किलोमीटर दूर, तकरीबन जमीन से 7 से 8 किलोमीटर दूर समुंदर के बीच में ही चलते हैं, क्योंकि जहाज के चलने के लिए पानी का गहरा होना भी बहुत जरूरी होता है। लेकिन इस सेल बाय की वजह से ये जहाज सिर्फ किनारे से 150 मीटर की दूरी पर था और ये कॉमन सी बात है कि यहाँ पर पानी इतना गहरा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर नीचे बड़े बड़े पत्थर हो सकते हैं जिनसे ये जहाज टकरा कर पानी में डूब सकता है। और जब ये जहाज गुजर रहा था तो तब यहाँ पर रात का समय था और इसी के साथ साथ जहाज भी काफी तेज चल रहा था। बाद में इटली के मिनिस्ट्री ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट ने भी यही बताया कि रात के समय में एक अनसेफ डिस्टेंस पर ये जहाज कुछ ज्यादा ही करीब चल रहा था। लेकिन अभी भी यहाँ पर ये सवाल है कि आखिर वो कैप्टन ऐसा कर क्यों रहे थे। एक कैप्टन शेटिनो एक सीनियर कैप्टन मारियो पलोम्बो के अंडर काम किया करते थे और ये मारियो कैप्टन भी गिग्लियो आइलैंड पर ही रहते थे। और जिस रात ये जहाज आइलैंड के करीब से गुजर रहा था तो उस टाइम जहाज के पायलट शेटिनो मारियो को पैगाम देते हैं कि क्योंकि हम इस आइलैंड के करीब से गुजर रहे हैं, हम आपके लिए यहाँ पर सायरन बजा देंगे, हम यहाँ पर आपको एक ट्रिब्यूट देना चाहते हैं। और ये सुनकर मारियो ये कहते हैं कि मैं अभी इस आइलैंड पर मौजूद ही नहीं हूँ, मैं फिलहाल इटली के किसी दूसरे शहर में हूँ। और इस बात के बाद वहाँ से उनका कनेक्शन टूट जाता है और ये बात तकरीबन 9:40 पर की गई थी और उसके कुछ ही मिनटों बाद वही एक खतरनाक आवाज आती है जिसका इनको डर था। 13 जनवरी 2012 शाम के तकरीबन 7:15 बजे दुनिया का सबसे बड़ा इटालियन क्रूज शिप अपने 7 दिन के यूरोपियन दौरे के लिए निकला था और इस जहाज का नाम था कोस्टा कनकोडिया। और ये कोस्टा कनकोडिया जहाज न सिर्फ टाइटैनिक से बड़ा था बल्कि इसके अंदर हम 2000 से ज्यादा पैसेंजर्स भी बिठा कर ट्रेवल करवा सकते थे। इसलिए इस जहाज में 4252 लोग सफर कर रहे थे और इसी के साथ साथ इस जहाज में एंटरटेनमेंट के लिए स्विमिंग पूल, 5 रेस्टोरेंट और इधर बार्स की कई किस्में और इसी के साथ साथ एक बास्केटबॉल कोर्ट और एक बहुत ही बड़ा फिटनेस सेंटर जिसके अंदर एक जिम और यहाँ तक के एक रेसिंग सिमुलेटर भी लगाया हुआ है। और इस जहाज की पहली डेस्टिनेशन थी इटली का एक शहर सवोना, जहाँ पर पहुँचने के लिए तकरीबन 1 दिन का वक्त लगता था। लेकिन इस जहाज को चले हुए सिर्फ 2.5 घंटे ही हुए थे कि अचानक में उस क्रूज के अंदर बैठे लोगों को एक काफी भयानक आवाज सुनाई दी। इसके कुछ देर बाद पूरे जहाज में अंधेरा हो जाता है और सारी लाइट्स
ऑफ हो जाती हैं और इसी के बाद जहाज एक तरफ टिल्ट होने लग जाता है। और इस वक्त तकरीबन 9:45 का वक्त था। ये ऐसा वक्त था जब कुछ लोग अपने कमरों में सो रहे थे और कुछ लोग डिनर टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। और इसी हादसे के बाद कुछ सोए हुए लोगों की नींद भी टूट जाती है और वो अपने कैबिन से बाहर निकलकर ये देखते हैं कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। और इतने में डिनर टेबल पर बैठे लोगों की प्लेट्स एक साइड पर टेबल से नीचे गिरने लग जाती हैं। पैसेंजर्स को इंटरकॉम के जरिए ये बताया जाता है कि जहाज में एक इलेक्ट्रिकल फेलियर हो गया है। लेकिन यहाँ पर बात ये थी कि इस वक्त शिप का पूरा इंजन ही फेल हो गया था और इस वक्त जहाज के कैप्टन लोगों से ये बात छुपा कर रख रहे थे। लेकिन थोड़ी देर बाद जहाज दूसरी तरफ टिल्ट करने लग जाता है और इस टाइम तक पैसेंजर ये समझ जाते हैं कि ये कोई एक आम इलेक्ट्रिकल फेलियर नहीं है। और यहाँ पर लोगों को ये लगता है कि कहीं ये टाइटैनिक जैसा हादसा तो नहीं हो रहा। और यहाँ पर भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि टाइटैनिक के इस हादसे को भी उस वक्त 100 साल गुजर गए थे और जब इस वक्त जहाज में एक इलेक्ट्रिकल फेलियर हुआ तो इस वक्त उसके डाइनिंग हॉल में टाइटैनिक का एक फेमस थीम सॉन्ग चल रहा था। आहिस्ता आहिस्ता ये जहाज और टेढ़ा होने लग जाता है, यानी कि राइट साइड पर झुकने लग जाता है और इसी के साथ साथ नीचे वाले कमरों में पानी भरना शुरू हो जाता है। और अब तक यहाँ बैठे लोगों ने ये रियलाइज कर लिया था कि ये जहाज तो डूबने वाला है। इस जहाज में मौजूद 4200 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन बदकिस्मती से इस हादसे के दौरान 32 लोग मारे गए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पर क्यों नहीं है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।